मकान संपत्ति से आय की गणना में मकान की एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ती है, जिसकी गणना हम इस वीडियो में समझेंगे। आयकर अधिनियम की धारा 23 के अनुसार मकान संपत्ति की आय की गणना के लिए जो वार्षिक मूल्य निर्धारण किया जाता है, उसको दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वो मकान जो करदाता स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त करता है, करदाता स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त करता है, उसका वार्षिक मूल्य की गणना। और दूसरा वह मकान जो करदाता ने किराए पर उठा दिया गया या किराए पर उठावा मान लिया गया है, उस मकान का वार्षिक मूल्य की गणना। स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान का वार्षिक मूल्य, स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान का वार्षिक मूल्य शून्य लिया जाता है, यानी 0 माना जाता है, वैल्यू नील मानी जाती है। किंतु इसकी गणना विभिन्न परिस्थितियों में के अनुसार की जाती है, जिसमें पहली परिस्थिति दी है मकान पूरे गत वर्ष में स्वयं के निवास में प्रयुक्त हुआ। मतलब ये कंडीशन, मकान का वार्षिक मूल्य शून्य कब मानेंगे, जब करदाता ने गत वर्ष में स्वयं के निवास के लिए उस मकान का उपयोग किया है। करदाता के अलावा अगर उसका जीवन साथी उस मकान को प्रयोग कर रहा है, उसके अवयस्क पुत्र पुत्री, मतलब माइनर जो बेटे बेटियां हैं वो यूज कर रही हैं, उस पर डिपेंडेंट भाई बहन यूज कर रहे हैं, और उस पर जो माता पिता के द्वारा उसके यूज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी मकान को स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त माना जाएगा और उसका मूल्य शून्य लिया जाएगा। दूसरी कंडीशन इसमें है जब मकान नौकरी अथवा व्यवसाय के कारण अन्य स्थान पर जाने में अप्रयुक्त है। यदि करदाता अपनी नौकरी के कारण जहां पर मकान विद्यमान है उससे उसके अलावा दूसरी जगह पर चला जाता है जहां पर उसका कोई स्वयं का मकान नहीं है, या अपने व्यवसाय के सिलसिले में जिस स्थान पर उसका मकान हो वहां के अलावा कहीं दूसरी स्थान पर व्यवसाय के कारण, व्यवसाय के उद्देश्य से वो चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका मकान अप्रयुक्त रह जाता है। ऐसी स्थिति में उसका मकान अप्रयुक्त रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी उस मकान का मूल्य शून्य मानेंगे, क्योंकि करदाता की मजबूरी थी कि वो अपनी नौकरी के कारण उस मकान में रह नहीं सका, या अपने व्यवसाय के कारण वह अपने उस मकान में रह नहीं सका, तो अप्रयुक्त मकान रहा। किंतु इसमें यह जरूरी है कि उस मकान में से कोई उसने बेनिफिट नहीं लिया हो। स्वयं के रहने के लिए प्रयुक्त करने के लिए उसने रखा था मकान, खुद नहीं रह पाया, तो किसी अन्य उससे कोई अन्य लाभ करदाता ने कोई लाभ प्राप्त नहीं किया हो, और उसको पूरे गत वर्ष में उस मकान को पूरे गत वर्ष में किराए पर नहीं उठाया हो, मतलब उससे न तो किराए पर उठाया हो उसको, न उस मकान से अन्य कोई लाभ लिया हो, तो ऐसी स्थिति में नौकरी या व्यवसाय के कारण अप्रयुक्त रहने पर भी, करदाता के द्वारा प्रयोग न करने के कारण भी, उस मकान का मूल्य शून्य मान लेंगे। अब जैसे यहाँ एक है, मान लीजिए करदाता स्वयं तो रह नहीं रहा है, पीछे से उसके मेहमान या बिजनेस के व्यक्ति या कोई ऐसे आ रहे हैं, यानी उसको किसी लाभ के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त कर लिया, तो ऐसी स्थिति में मूल्य शून्य नहीं मानेंगे। तो ये कंडीशन जरूरी है कि उस मकान से किसी प्रकार का फायदा नहीं उठाया और अपनी नौकरी या व्यवसाय के कारण वह मकान अप्रयुक्त रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका मूल्य शून्य ले लेंगे। अब स्वयं के निवास के लिए अनेक मकान है, मान लीजिए किसी करदाता के पास दो से अधिक है। पिछले गत वर्ष तक एक मकान का मूल्य शून्य मानते थे। यदि करदाता के पास एक से अधिक मकान होते थे और वह उन मकानों को अपने आवास के लिए प्रयुक्त करता था, एक से ज्यादा मकान को, तो एक मकान का मूल्य शून्य मान लेते थे और बाकी मकानों को ये मानते हुए कि उसने किराए पर उठा दिया है, उनका वार्षिक मूल्य का निर्धारण करते थे। अभी वर्तमान में ये नियम बदला है इसी वर्ष से, और इसमें करदाता के स्वयं के निवास के लिए दो मकानों का मूल्य शून्य मान सकते हैं, दो मकानों का मूल्य शून्य मान सकते हैं।
यानी 2 मकानों में करदाता उनका मूल्य रह सकता है और उनका मूल्य शून्य मान सकता है। इसकी अगर 2 से भी ज्यादा वो अपने आवास के लिए प्रयुक्त कर रहा है मकान, तो ऐसी स्थिति में बाकी मकानों को वो उसका किराए पर उठाए हुए मानते हुए उनका वार्षिक मूल्य निर्धारित करेंगे। अब कौन से मकान वो करदाता किस मकान का चयन करे स्वयं के निवास के लिए, तो इसमें सामान्यतः ये देखते हैं कि जिसमें करदाता का हित सर्वाधिक हो। जिस मकान को स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त मानने से करदाता के हित करदाता को फायदा हो, तो उसी मकान को मान लेते हैं। तो यानी कि उनको पहले गणना करेंगे, तब सभी मकानों को किराए पर उठा हुआ है मान लेंगे, सभी किराए मकानों को करदाता के निवास में प्रयुक्त कर मान लेंगे। फिर ये देखेंगे प्रत्येक मकान के संबंध में उसको किराए पे उठाने से उसको फायदा है या उसको स्वयं के आवास में के रूप में दर्शाने से उसको फायदा है। जिसमें फायदा होगा वो करदाता के हित में हो जाएगा। ये जो चयन वो करता, मान लीजिए कोई करदाता 4 मकान हैं और चारों को खुद के प्रयोग के लिए कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो उसके मूल्य 2 मकानों का मूल्य तो स्वयं का मानते हुए, स्वयं के आवास में प्रयुक्त मानते हुए कर मुक्त करेंगे, पर किंतु 2 को उसका वार्षिक मूल्य किराए पर उठाए हुए मकान की तरह मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में किन 2 मकानों का चयन होगा, ये हर वर्ष बदल सकता है। करदाता अपने हित के हिसाब से चयन हर वर्ष बदल कर सकता है। जरूरी नहीं है कि एक बार उसने चयन कर लिया तो बाद में उन्हीं मकानों के संबंध में स्वयं का निवास माने हो। यदि मकान रिश्तेदार द्वारा प्रयुक्त कर लिया गया या अपने वयस्क बेटे द्वारा भी प्रयुक्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस मकान का मूल्य शून्य नहीं मानेंगे। यानी कि मकान का प्रयोग उसके रिश्तेदार द्वारा और उसके वयस्क पुत्र द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा उसको मकान को स्वयं के द्वारा प्रयुक्त नहीं माना जा सकता। एक से अधिक आवासीय इकाइयां, एक ही मकान मान लीजिए किसी करदाता के पास और उसमें एक से अधिक आवासीय इकाइयां हैं, तो एक से अधिक आवासीय इकाइयां होने पर भी मकान एक मानते हुए पूरी आवासीय इकाइयों को उसके का मूल्य, वार्षिक मूल्य शून्य मानेंगे। यानी कि अगर ज्यादा इकाइयां उसमें यूनिट, मान लीजिए एक मकान में 3 यूनिट है या 4 यूनिट है या 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट वो स्वयं के आवास के लिए प्रयुक्त कर सकता है और एक ही मकान उसको मानेंगे, न कि इकाइयों के हिसाब से गणना नहीं करेंगे। ये जो 2 मकानों की कर मुक्ति की वार्षिक मूल्य शून्य मानने वाली जो छूट है, ये केवल वेष्टि करदाता और हिंदू अविभाजित परिवार को मिलती है। 2 ही प्रकार के करदाताओं को मिलती है, वेष्टि करदाता और हिंदू अविभाजित परिवार को। कई बार क्या होता है कि यदि नियोक्ता कर्मचारी का खुद का मकान लेकर उसी कर्मचारी को निःशुल्क रहने के लिए दे देता है, नियोक्ता ने कर्मचारी से किराए पर लेकर पुनः कर्मचारी को निःशुल्क दे दिया मकान, तो मकान का मालिक कौन है? कर्मचारी है, परंतु उसने उसको किराए पर किसको दे दिया? नियोक्ता को दे दिया, और नियोक्ता ने वही मकान रहने के लिए कर्मचारी को दे दिया। ये उनके जो एग्रीमेंट है उनका सेवा का, उसमें ये कंडीशन थी कि मान लीजिए जैसे उसको फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करवानी थी कर्मचारी को। अब फ्री एकोमोडेशन में ये देख लिया कि किराए पर उसी का मकान लेके उसने, नियोक्ता ने उसको दे दिया, यानी कि कागजों में उसको दिखा दिया ऐसा कि उससे उसी से किराए पे लिया और उसी को रहने के लिए दे दिया। तो ऐसी स्थिति में मकान का प्रयोग स्वयं के रहने के लिए प्रयुक्त मकान नहीं मानेंगे, क्योंकि वह अकोमोडेशन के रूप में यूज कर रहा है। तो इसलिए इस मकान का मूल्यांकन किराए पर उठे हुए मकान की तरह करेंगे, किराए पर उठे हुए मकान की तरह करेंगे, न कि स्वयं के प्रयुक्त वाले मकान की तरह करेंगे। कुछ माह किराए पर दिया और शेष माह स्वयं के निवास में प्रयुक्त हुआ हो। यदि कोई मकान कुछ महीने के लिए करदाता ने अपने स्वयं के लिए प्रयुक्त किया है और कुछ महीने के लिए किराए पर दे दिया, तो ऐसी स्थिति में मकान का जो मूल्य है, वार्षिक मूल्य शून्य नहीं मानेंगे। मकान का मूल्य उस अवधि के लिए कैलकुलेट करेंगे जिस अवधि में किराए पर उठा हुआ है, उस अवधि को शामिल नहीं करेंगे जिसमें उसने स्वयं के आवास के लिए प्रयुक्त किया है। तो इस प्रकार जो यदि स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त मकान है, उसके संबंध में जो नियम है कि करदाता को जो गत वर्ष अपना अभी 19-20 है, इससे 2 मकानों के संबंध में ये छूट है कि वह उनका मूल्य
शून्य मान सकता है स्वयं के प्रयुक्त निवास के लिए प्रयुक्त होने पर। और अगर 2 से ज्यादा मकान हैं और स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त कर रहा है तो ऐसी स्थिति में बाकी मकानों का किराए पर उठे हुए मकान मानते हुए उनका वार्षिक मूल्य का निर्धारण करेंगे। करदाता नौकरी या व्यवसाय के कारण कहीं दूसरी जगह चला गया और मकान को प्रयुक्त स्वयं के निवास में प्रयुक्त नहीं कर पाए या कुछ समय के लिए ही करा, तो उस मकान से अन्य कोई लाभ न लिया हो तो ऐसी स्थिति में उसको स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त ही मान लेते हैं। स्वयं के निवास के प्रयुक्त में करदाता के स्वयं के खुद के रहने के लिए, अपने जीवन साथी के रहने के लिए, आश्रित भाई बहन के रहने के लिए और माता पिता के रहने को और अवयस्क पुत्र पुत्रियों के रहने के द्वारा प्रयुक्त करने पर भी स्वयं के द्वारा प्रयुक्त किया गया मान लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।